अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन जो करप्शनी हुए पड़े हैं और हर तरफ पैसे और बोरियां और बोलियां और पता नहीं क्या क्या लग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई भी सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं वो इससे ज़्यादा मुतनाज़ा हुए हैं। ये सारा निज़ाम आप इसलिए ख़राब कर रहे हैं कि आप अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा रहे। आपने कुछ ऐसे टिकट अनाउंस किए हैं या लोगों को अलॉट किए हैं जो मुतनाज़ा तरीन हैं। इन कमज़ोरियों पर आप काबू पाने के बजाय आप 7-8 वोटों की वजह से पूरे निज़ाम को और इलेक्शन के निज़ाम को इस कदर मुतनाज़ा बना रहे हैं कि हर तरफ आपने करप्शन और बोलियां और बोरियां और पता नहीं क्या क्या आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई पुलिस वाला किसी नाके पर रिश्वत ले रहा है तो आप बजाय उसकी रिश्वत को रोकने के, उसे पकड़ने के, उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करने के आप सारे पाकिस्तान में या सारे मुल्क में नाके ख़त्म कर देंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप वोट का जो तरीक़ाकार है उसे तब्दील करने के लिए चल पड़ें। लेकिन आप जो करप्शन हो रही है, जो बोलियां लग रही हैं, जिनकी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, उन वीडियोस पर आप कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो 2-2.5 साल से आपके पास मौजूद हैं। सियासतदान को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जिस चीज़ का ख़तरा होता है वो उसके लिए नाअहली है, तायात नाअहली है। अगर आपने कुछ लोगों को पकड़ा था तो उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते, उन्हें तायात नाअहल करवाते तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो पैसे पकड़े है। अगर आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं या ये जो बोलियां आप कह रहे हैं हर तकरीर में उसका 10-10 बार जिक्र करते हैं, तसव्वुर करें कि एक 10 साल का या 12 साल का बच्चा टीवी देख रहा है और आप तकरीर फरमा रहे हैं तो आपकी तकरीर से वो क्या असर लेगा। अपने सियासी और जो वो इलेक्शन का अमल है उसके बारे में उसका क्या तासुर होगा। आप अपनी छोटी सी गलती छुपाने के लिए और अपनी सियासी जो वक्ती ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए पूरे निज़ाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इतना ही खुला मामला है तो हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी क्या सत्तू पी रही है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है और कहाँ कहाँ पैसे दिए जा रहे हैं? और ये जो नंबर 1 से नंबर 10 तक एजेंसियां हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या इनको नहीं पता कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मामलात हो रहे हैं? अगर इनको भी नहीं पता तो फिर आप घर चले जाइए, फिर आप चने चाट की रेहड़ी लगा लीजिए, लेकिन आप हुकूमत करने के फिर काबिल नहीं हैं। आप अगर वोट का तरीकाकार बदलने को करप्शन ख़त्म करने का जरिया समझते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से आप करप्शन ख़त्म कर सकते हैं। पहले अगर लोग MNAs को पैसे देकर इलेक्शन में मुंतखब हो जाते हैं सेनेट में तो फिर लोग टिकट खरीद दिया करेंगे। जिस तरह से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लोगों ने टिकट खरीदे हैं, उन लोगों को टिकट देने की और कोई वजह समझ नहीं आती कि पार्टी के अंदर उनकी कोई खिदमात हैं या वो पार्टी के बड़े वफादार कारकुन हैं। वो पार्टी में शामिल होते हैं, टिकट खरीदते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अगर आप ओपन बैलेट कर देंगे तो हर किसी को उनको वोट देना पड़ जाएगा। अगर आप एक पैराशूटर को टिकट बेच देते हैं तो जो पार्टी के लोग हैं उन्हें उसको वोट देना पड़ जाएगा। इसमें कोई नुमाइंदगी तो नहीं है किसी सूबे की, या जो लोग पार्टी के साथ वाबस्ता हैं काफ़ी अरसे से या उनकी वफादारियां हैं पार्टी के साथ, फिर उन लोगों के लिए तो टिकट बाकी रहेगा ही नहीं। वो तो फिर सैफुल्लाह आबड़ो और कादर बलोच जैसे लोग टिकट ले जाएंगे और पार्टी के कारकुन तो फिर उसके पाबंद हो जाएंगे कि उनको वोट दें। इससे करप्शन नहीं रुकने वाली। करप्शन रोकने का एक सीधा तरीका है कि आप कानून पर अमल करें। जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं या आपको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, एजेंसियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, सबूत अदालत में पेश करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आपसे मांग रहा है कि वो सबूत कहाँ हैं जहां पर लोगों ने पैसे पकड़े हैं। आपने कौम से खिताब करते हुए आपने फरमा दिया कि 16 हमारे बंदे बिक गए हैं और उन्होंने ज़मीर फरोशी की है। अगर आपके पास सबूत हैं कि आपके 16 बंदे बिक गए हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन जब आपसे मांगता है कि उन लोगों को पेश किया जाए या उन लोगों के नाम हमें बताए जाएं तो आप उधर भी नहीं जाते और आप उनके नाम भी बताने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? और जिस तरह से आपने इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया है और जो फैसले आप कर रहे हैं, आप शफाफियत लाने का जो आपका दावा था वो तो मेरे ख्याल से कादर बलोच साहब को जिस दिन आपने वो पटका पहनाया है उस दिन आपकी शफाफियत जो है वो सारी सामने आ गई है। इसके अलावा भी जिस तरह आपने सेनेट के अंदर कैमरे लगाए हैं और ये एक अजीब सा रवैया है
कि हुकूमती जो अरकान हैं या जो तर्जमान हैं वो अपोजिशन पर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि इन्होंने कैमरे लगा दिए हैं। भाई अमारत आपके पास थी, सिक्योरिटी आपके पास थी, आपने एक दिन पहले सिक्योरिटी इंचार्ज तब्दील करके क्या वहाँ पर आलू उगाने थे? अगर उसका मकसद कैमरे लगाना नहीं था तो और उसका क्या मकसद था? जो आपने एक और बंदा अपनी मर्जी का वहाँ पर लगाया, फिर आपने कैमरे लगाए और फिर जब आपके कैमरे पकड़े गए तो फिर आप कह रहे हैं कि ये अपोजिशन ने लगाए हैं। भाई अपोजिशन आपके घर जाकर कोई कैमरा लगा दे तो आप कहें कि गवांडी ने लगाया है, ये कोई बात है करने वाली? ये कोई दलील है देने वाली? आप जिम्मेदार हैं, आप कहाँ पर बैठे हुए थे या कहाँ पर सो रहे थे? सत्तू पीकर सो रहे थे? आज सत्तू बड़े याद आ रहे हैं। सत्तू पीकर सो रहे थे जो अपोजिशन आपके हॉल में भी कैमरे लगा गई है, जहां पर आपने वोट कास्ट करना है वहां पर भी कैमरे लगा गई हैं, माइक लगा गई हैं, और आपके जो इंचार्ज हैं वो सो रहे हैं और आपको भी मालूम नहीं है। ये बेतुकी बातें करना हुकूमती तर्जमानों का एक शेवा है। जिस तरह से आपने वोट मुस्तरद कर दिए हैं, अब देखिए कि ये भी एक अजीब मामला है कि आपने एक खाने के अंदर मोहर लगानी है और नाम पर नहीं लगानी। अगर ये कायदे की खिलाफ वर्जी है तो वहां पर लिखा होना चाहिए कि जिस तरह आपने लिखा है कि खाने से बाहर मोहर नहीं लगानी, उस तरह से आप साथ लिख देते कि नाम पर भी मोहर नहीं लगानी। वोट अगर आपने मुस्तरद करना है तो वोट दो ही तरीके से मुस्तरद हो सकता है, या वोट नाकाबिले शिनाख्त होगा या वो वोट निशान ज़दा हो जाएगा। अगर आपने उस पर एक ऐसा कोई निशान लगा दिया है जिससे वाजे हो जाता है कि ये किसी खास रुकन का वोट है, तब भी वो कायदे के खिलाफ आपने कास्ट किया है तो वो मुस्तरद हो सकता है। या वोट ऐसा हो कि उसमें निशानदेही नहीं हो रही कि ये किसका वोट है, आप फैसला नहीं कर पा रहे कि ये किसका वोट है। मुस्तरद होने की यही वजह है कि आपने एक बैलेट पेपर को देखा और आपको ये फैसला करने में मुश्किल हो रही है कि ये किस उम्मीदवार का वोट है। जिस तरह से हफीज़ शेख साहब के वोट मुस्तरद हुए, हफीज़ शेख साहब के वोट मुस्तरद नहीं हुए, जिस तरह से हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में वोट मुस्तरद हुए हैं, वो वोट किसी के भी नहीं थे, वो वोट नाकाबिले शिनाख्त थे या वो निशान ज़दा थे, इसलिए वो वोट मुस्तरद हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जितने वोट लिए हैं और हफीज़ शेख साहब ने जितने वोट लिए हैं, 7-8 का फ़र्क है और 7-8 वोट मुस्तरद हुए हैं। उसमें से ना प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा है कि मेरे वोट मुस्तरद हुए हैं और ना हफीज़ शेख साहब ने कहा है कि मेरे वोट मुस्तरद हुए हैं, क्योंकि वो वोट नाकाबिले शिनाख्त थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन जो है ये तो एक अजीब किस्म का रवैया है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ वोट जो हैं वो रिजेक्ट कर रहा हूं। कमाल की बात आप कर रहे हैं जब आप शिनाख्त कर सकते हैं कि ये वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वोट हैं। एक ही बॉक्स है, उसके अंदर कोई दूसरा बॉक्स नहीं है या उसमें कोई डिवाइडर नहीं है जहां पर एक तरफ नाम लिखा होगा और दूसरी तरफ आपने मोहर लगानी थी। वो एक ही खाना है, उस एक ही खाने में आपने जहां भी मर्जी मोहर लगानी है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का वोट है, और इसके साथ जो खाना है अगर उसमें मोहर लगी हुई है तो वो सादक संजरानी साहब का वोट है। एक ही खाना है, एक ही खाने में आपने दाएं तरफ निशान लगा दिया या बाएं तरफ निशान लगा दिया, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन कायदे के मुताबिक तो आपको उस वोट को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि कायदे के मुताबिक तो आपने कहीं नहीं लिखा कि नाम पर आपने मोहर नहीं लगानी। जो चीज़ नहीं करनी होती और जिस चीज़ की वजह से वोट मुस्तरद हो सकता है वो कायदे में लाजमी तौर पर आपको वाज़े तौर पर लिखना पड़ता है। अगर आपने दायरे से बाहर मोहर लगा दी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपने लिखा है। अगर आपने नाम पर भी वोट को मुस्तरद करना था तो ये भी आपको कायदे में लिखना था कि आपने दायरे के अंदर मोहर लगानी है और नाम पर नहीं लगानी, ताकि हर किसी को मालूम हो जाता कि दायरे से बाहर लगाएंगे तब भी वोट रिजेक्ट होगा और नाम पर लगाएंगे तब भी वोट रिजेक्ट होगा। लेकिन ना तो आपने उन कायदे में इस चीज़ का कोई जिक्र किया है। जब भी आप किसी चीज़ को मुस्तरद करते हैं या आप उसके खिलाफ फैसला देते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि हमने फ़लाँ कानून की फ़लाँ शिक के तहत इसको मुस्तरद कर रहा हूँ। आपने वोट मुस्तरद कर दिए लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप किस शिक के या किस ज़ाब्ते के तहत इसको मुस्तरद कर रहे हैं, आपने बस वोट मुस्तरद कर दिए। मेरा ख्याल है कि एक छोटे आदमी को एक बड़ी कुर्सी मिल गई थी, वो उस कुर्सी का बोझ नहीं उठा पाया।
और उसने अपना वज़न जो है वो भी हुक्मरानों के पलड़े में डाल दिया है। वरना अगर वो इंसाफ करते और कायदो ज़वाबित के मुताबिक चलते तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 49 वोट बनते थे और ये वोट किसी सूरत भी मुस्तरद नहीं हो सकते। आज भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब फैसला हो चुका है, सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब नहीं बन सकते क्योंकि जो फैसला हो गया है अब उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता और जो रूलिंग दी गई है उसको आप अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकते। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये अब ऐसी भी अन्नी नहीं पड़ी हुई कि कोई भी इदारा जो है वो इसे सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, या इतनी खुली जो ज़्यादती हो रही है उसको कोई इदारा रिवर्स करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर ऐसा होगा और जो लोग ताकतवर हैं वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये जो हुकूमत आई थी इदारे मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान में एक साफ़ और शफाफ निज़ाम लाने के लिए, इसके बारे में तारीख़ खुद लिखेगी कि जो वोट आपने मुस्तरद किए हैं और किस तरह से किए हैं, उस वक्त इदारे काम कर रहे थे वो कितने आज़ाद थे और आपने उन्हें कितना कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश की है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इंसाफ मिलेगा और अब हुकूमत जो है वो इस बात पर जोर दे रही है कि अपोजिशन में चूंकि फूट है, उन्होंने एक दूसरे को वोट नहीं दिए, इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हार गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। नून लीग के हालांकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इन इलेक्शंस में हिस्सा ना लिया जाए, लेकिन जब ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम को कामयाबी हासिल हुई और उसका जो दबाव बड़ा हुकूमत पर, तो वो भी इस बात के कायल थे कि इलेक्शन में ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और वो कोई नून लीग कोई ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है, वो इस निज़ाम में अपना कोई हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे ख्याल से पीडीएम के साथ पूरी अपनी जो ईमानदारी है और पूरी जो वफादारी है वो निभा रहे हैं और जिस तरह से वोट दिए गए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, मेरा ख्याल है कि नून लीग ने पीडीएम का साथ दिया है, पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का साथ दिया है और पीडीएम के जितने भी सेनेटर्स हैं उन्होंने हिदायत के मुताबिक वोट किया है। जो लोग इसको नून लीग की बगावत कह रहे हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल इलेक्शन था। जिस तरह से आपने देखा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक इलेक्शन चुरा लिया गया है, ज़हनी तौर पर भी लोग मुतासर होते हैं कि एक साफ शफाफ और सामने जो इलेक्शन है वो हम जीते हुए हैं, वो भी अगर हमें हरा दिया गया है तो फिर इसके नताइज उन्हें भुगतना पड़ेंगे। धमकी का यही असर होता है कि जब वो थोड़ी सी चल जाती है तो फिर काफ़ी भी चल जाती है। इसी के ज़रिए असर जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है, मेरे ख्याल से वोट ज़्यादा पड़े हैं, वरना जो वोट ख़रीद लिया जाता है वो एक के लिए ख़रीद लिया जाए या दूसरे के लिए ख़रीद लिया जाए वो एक ही बात होती है। अगर डिप्टी चेयरमैन साहब के लिए वोट बिक सकते थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से भी वोट बिक सकते थे। वोट तो खुफिया था, कोई उसमें शिनाख्त नहीं थी, लोगों को ज़रूरत नहीं थी कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दें। अगर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया है और उनके इलेक्शन के साथ जो हशर हुआ है उसके बाद भी मेरे ख्याल से जब हवा चलती है तो सबसे पहले कमज़ोर पत्ते ही टूटते हैं। इसका जो नुकसान हो रहा है वो आपके जहन में नहीं था या वो आपके मद्देनज़र नहीं था, वो आप देखना भी नहीं चाहते। आप सिर्फ अपनी वक्ती ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, अपनी सियासी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूरे निज़ाम को भी बदनाम करना चाहते हैं। और जिन फ्यूचर जनरेशन्स का आप वास्ता देकर आए थे कि हम इलेक्शन के लिए ये सियासत नहीं कर रहे, हम तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सियासत कर रहे हैं, तो आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये खड्डे खोद कर जा रहे हैं। जो खड्डे आप खोद रहे हैं और जिस तरह से आप सियासी जो निज़ाम है और इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है उसको किस तरह से आप बदनाम कर रहे हैं, यही आप खड्डे खोद रहे हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। अगर आप सियासी अमल को नुकसान पहुंचाएंगे और इलेक्शन के इस अमल को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर इसके मुतमादल आपको के पास क्या तरीक़ाकार है, आप उन लोगों को क्या तरीक़ाकार देकर जाएंगे। और फिर हमारे कुछ दोस्त हैं जो फेसबुक पर भी और दूसरे ज़राए से भी अक्सर हमें देखने को मिलता है कि ये जो लोग कुड़ते हैं इनको कुड़ने की ज़रूरत नहीं है, चिल मारें। मेरा ख्याल है कि जो 60s और 70s में लोग थे वो चिल मार रहे थे, तो आज हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। और जो मुआशरे और जो निज़ाम अपने तरीक़ाकार से चल रहे हैं
उनके आबाओ अजदाद भी अगर चिल मारते रहते तो आज वो भी इसी गंद में होते जिस गंद में आज हम मौजूद हैं। इसी तरह से आप भी चिल मारिए और जो आने वाली नस्लें हैं वो आपको भी फिर उन्हीं अल्फाज से याद करेंगी जिन अल्फाज से हम माजी के लोगों को याद कर रहे हैं। तो ये चिल मारने का टाइम नहीं है, ये तो आपका फैसला करने का टाइम है कि आप ये फैसला करें कि आपको किस तरफ खड़े होना है और आपको अपना वजन जो है वो जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और कानून के लिए डाल रहे हैं, या आप चाहते हैं कि इसी तरह से जिस तरह से मामलात चल रहे हैं इसी तरह से चलते रहें और हम चिल मारते रहें। अगर आपने चिल मारनी है तो आप चिल मार सकते हैं, आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन इस चिल मारने की कीमत हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको अदा करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चिल मारने के तरीक़ाकार से इत्तफाक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे तो फिर हम भी आने वाली नस्लों के मुजरम ज़रूर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।